नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात भारत की घेरेबंदी में जुटे चीन और उसे लेकर सत्ता प्रतिष्ठान में फैले भ्रमों की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये चर्चा आम थी कि चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, खासकर पाकिस्तान को सैन्य तकनीक में भारत के मुकाबले सक्षम बनाया। लेकिन अब कुछ ऐसे बयान आए हैं जिससे लगता है कि भारतीय सेना में इसे लेकर दो राय है। भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों में भी मतभेद है और सरकार की भाषा भी बदली हुई है। दलाई लामा के मसले पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बयान को विदेश मंत्रालय काट रहा है। तो क्या भारत की चीन नीति भ्रमों का शिकार है? आखिर चीन को लेकर राय बना पाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? आज के वीडियो में बात होगी इन्हीं तमाम सवालों पर। ये तस्वीरें तो आप पहचान ही रहे होंगे। ये चीन के राष्ट्रपति, ये पाकिस्तान के सेना प्रमुख और भारत के प्रधानमंत्री। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ज़बरदस्त लगा कि अब लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसका बदला सामान्य बदला नहीं था, ऐसी हर तरफ चर्चा थी। और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया और एक चर्चा होने लगी कि इस बार जो पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके, उस पर भारत कब्जा कर लेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी ने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया था। लेकिन 10 मई को अचानक ये ऑपरेशन रुक गया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन महज स्थगित हुआ है, लेकिन हकीकत तो यही थी कि मिसाइलों के जरिए जो बातचीत हो रही थी वो पूरी तरह खत्म हो गई। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने व्यापार धमकी देकर, यानी व्यापार बंद करने की धमकी देकर इन दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवा दिया, क्योंकि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और लाखों लोग मारे जाते। इस पर प्रधानमंत्री मोदी तो चुप रहे, लेकिन विदेश मंत्रालय के अफसरों ने इसका खंडन किया। इसके बावजूद लगातार ट्रंप ये दावा दोहराते जाते हैं और अब तक कम से कम 21 बार वो ये बात कह चुके हैं। बहरहाल ये एक ऐसा युद्ध था जिसके बाद पाकिस्तान और भारत दोनों जगह हम जीते हैं का शोर है। दोनों जगह कहा गया कि हमने दूसरे पक्ष को बहुत नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने तो ये भी दावा किया कि उसने भारत के कई लड़ाकू जहाज मार गिराए, जिसमें राफेल भी था। और भारत की ओर से जाहिर है इसे एक गलत बात कही गई, कहा गया कि ये प्रोपेगेंडा है। हालांकि अब समय जब काफ़ी बीत रहा है तो ये बात मान ली गई है कि भारत के कुछ जहाज़ पाकिस्तान ने गिरा पाने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन कितने लड़ाकू जहाज़ भारत ने गंवाए ये अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है। सवाल यह है कि पाकिस्तान इतना सक्षम कैसे हुआ कि भारत की सैन्य शक्ति का मुकाबला कर पाया? जवाब है चीन। जी हाँ, तमाम रक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने अपनी अत्याधुनिक सैन्य तकनीक और उपग्रहों से मिलने वाली सूचनाओं से पाकिस्तान को लैस कर दिया था। और ये सिर्फ दावा नहीं है, भारतीय सेना के नंबर 2 अफसर ने भी ये बात मानी है। कौन है वो? वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, जो दरअसल उप सेना अध्यक्ष हैं। उन्होंने अभी फिक्की में एक कार्यक्रम हुआ है जहां पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को चीन से लाइव डेटा और सैन्य सहायता मिली। 21% पाकिस्तानी हथियार चीन से आते हैं, यानी चीनी हथियार से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लाइव डेटा, यानी तुरंत जो हो रहा है उसकी जानकारी पाकिस्तान को मिल रही थी। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह वहां पर इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात मानी और साफ कहा कि ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ रहा था। यानी भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, 2 देशों से एक साथ लड़ रहा था। और ये अब कोई एक्सपर्ट का बयान नहीं, बल्कि भारतीय सेना के नंबर 2 अफसर की स्वीकारोक्ति है। और ये एक ऐसी आशंका है जिसे लेकर पहले भी चिताया जा रहा था। अगर आपको याद हो तो 2022 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में इसे लेकर स्पष्ट रूप से मोदी सरकार को चेताया था
सतर्कता बरतने की अपील की थी और कहा था कि आप विदेश नीति को लेकर एक बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या कहा था राहुल गांधी ने, वो भी देख लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा लक्ष्य पाकिस्तान और चीन को अलग रखना था, लेकिन आपने क्या किया, आप उनको साथ ले आए। राहुल गांधी अब नेता विपक्ष हैं। उन्होंने उस समय यानी आज से 3 साल पहले ये बात स्पष्ट रूप से कही थी, जिसका एक ही अर्थ होता है कि चीन और पाकिस्तान साथ ना आए। ये भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हुआ करता था। उस समय 2 फरवरी 2022 की बात है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने ये बात कही थी। यानी लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह की स्वीकारोक्ति दरअसल राहुल गांधी की आशंका के सच हो जाने का बयान है। भारत और ये जो पाकिस्तान के बीच संघर्ष है, ये पहले आमने सामने का संघर्ष था, लेकिन अब चीन भी शामिल हो गया है और पाकिस्तान के साथ सिर्फ उसकी कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर मित्रता नहीं बढ़ी है, बल्कि उनके बीच अब साफ साफ सैन्य सहयोग भी दिखाई पड़ रहा है। भारत के खिलाफ आक्रामकता साफ नजर आ रही है। लेकिन क्या लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह का जो बयान है चीन को लेकर, उससे मोदी सरकार असहज हो गई है? इसका कुछ तो इशारा मिल रहा है, और ये इशारा मिला है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ओर से। अनिल चौहान जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने कुछ इस मामले में एक विरोधाभासी बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा है वो यहाँ सुनिए। उन्होंने कहा कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश का गठजोड़ भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में चीन की भूमिका स्पष्ट नहीं है। 4 जुलाई को राहुल आर सिंह ने कहा था कि चीन साफ साफ पाकिस्तान के साथ काम कर रहा था, और 5 दिन बाद 9 जुलाई को ये बयान आता है। यही नहीं, रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाले थिंक टैंक सेंट जॉर्ज और अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने सैटेलाइट तस्वीरें और रडार डेटा साझा किए थे। तो क्या सेना के शीर्ष स्तर पर चीन की भूमिका को लेकर कोई भ्रम है, कोई विरोधाभास है, या फिर ये भारत सरकार की ही नीतियों में जो अस्पष्टता है उसका परिणाम है? भारत सरकार क्या कूटनीति के तहत चीन की भूमिका पर खुलकर बात नहीं करना चाहती और ऐसा कुछ संदेश दे दिया गया है? क्योंकि दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुने जाने के मसले पर भी हमें ऐसा ही परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है। दलाई लामा तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु, जो बौद्ध परंपरा के धर्मगुरु हैं। 1935 में इनका जन्म हुआ था 6 जुलाई को, और अभी 6 जुलाई जो बीती है उसमें 90 साल के ये हो गए। 1959 में अपने तमाम साथियों के साथ ये भारत आए थे। उस समय पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, और चीन के विरोध के बावजूद उन्होंने भारत में इन्हें शरण दी थी। न सिर्फ शरण दी थी, बल्कि यहाँ पर तिब्बत की एक निर्वासित सरकार भी है भारत में, और चीन को ये बात कभी मंजूर नहीं थी। वैसे भी चीन का दावा तिब्बत पर था, शुरू में इसको नहीं माना जाता था, लेकिन 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो औपचारिक रूप से भारत सरकार ने ये बात मान ली कि तिब्बत दरअसल चीन का ही एक अंग है। आजकल दलाई लामा के उत्तराधिकार को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। जो लामावादी विश्वास है उसके अनुसार जो दलाई लामा हैं, ये जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी आत्मा जो है वो उत्तराधिकारी के रूप में किसी शिशु में प्रकट होती है, यानी पुनर्जन्म लेती है। अब ये एक विश्वास का मामला है, आस्था का मामला है, इस पर कोई प्रश्न नहीं हो सकता है कि आध्यात्मिक परंपरा है। तो अपने 90वें जन्म दिवस के 4 दिन पहले दलाई लामा ने कहा कि उनका पुनर्जन्म होगा, और कौन सा बच्चा दलाई लामा होगा, कहाँ उनका जन्म होगा, ये सिर्फ दलाई लामा का जो गार्डन फोर्डरंग ट्रस्ट है वही बता सकता है। वही बता सकता है कि कौन सा बच्चा है जिसमें वो सारे चिन्ह हैं जिनका संकेत करके दलाई लामा ने अपना
अपनी जो देह है वो छोड़ी है, लेकिन चीन इसे बर्दाश्त नहीं कर रहा है। चीन का कहना है कि गोल्डन अर्न परंपरा के तहत उत्तराधिकारी चुना जा चुका है। यह परंपरा दरअसल 1793 में चीन की किंग राजवंश द्वारा स्थापित की गई थी। इसमें सोने का एक कलश गोल्डन अर्न होता है। उस कलश में तमाम संभावित उम्मीदवारों के नाम डाले जाते हैं और फिर लॉटरी के जरिए एक नाम निकाला जाता है और तय होता है कि अगला दलाई लामा कौन है। जाहिर है दलाई लामा और लामा परंपरा और एक तरफ चीन, भारत के लिए मुश्किल है कि आखिर वो क्या तय करे, और यहाँ पर भी भ्रम बहुत साफ नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने क्या कहा, ये आप यहाँ देखिए। किरण रिजिजू ने कहा कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी पर फैसला लेने का अधिकार केवल उन्हीं को है, यानी दलाई लामा को है। ये न केवल तिब्बतियों बल्कि दुनिया भर में उनके अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी केंद्र सरकार के एक मंत्री ने, जो खुद बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, उन्होंने साफ कहा कि ये अधिकार दलाई लामा को है। और उनके इस बयान से चीन ने काफ़ी नाराज़गी जताई, कड़ी आपत्ति जताई, और इस कड़ी आपत्ति जताने पर जो जवाब आया वो बड़ा अजीब है। वो केंद्रीय मंत्री के बयान को पूरी तरह से उलटने वाला बयान है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, इनको आपने टेलीविज़न चैनलों पर देखा होगा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में। इन्होंने क्या बयान दिया? इन्होंने बयान दिया कि भारत सरकार आस्था और धर्म से जुड़ी मान्यताओं और परंपराओं पर कोई रुख नहीं अपनाती है और इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करती। यानी भारत सरकार की ओर से इन मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। इसका साफ मतलब है कि किरण रिजिजू ने जो कहा वो टिप्पणी भारत सरकार की अधिकृत टिप्पणी नहीं है, यानी चीन उसको लेकर चिंता ना करे। लेकिन यहाँ से एक सवाल उठ जाता है कि अगर भारत सरकार आस्था और धर्म से जुड़ी मान्यताओं और परंपराओं पर कोई रुख नहीं अपनाती, तो क्या ये केवल विदेश को बताने के लिए है? क्योंकि भारत में तो इसके उलट ही चीज़ें हो रही हैं। हम आए दिन देखते हैं। काश भारत सरकार अपने इस बयान पर ऐसे अड़े कि भारत के अंदर भी जो तमाम इस तरह की मान्यताओं और परंपराओं को लेकर उनके मंत्रियों और नेताओं की भाषा और भंगिमा है, टिप्पणियां हैं, वो ना आए और तमाम जो दुनियावी जिम्मेदारी है उनको ही पूरा करें। लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि रक्षा मंत्रालय से लेकर विदेश मंत्रालय तक में चीन को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में चीनी सामान के बहिष्कार की बात ने तूल पकड़ लिया था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी तक ने गुजरात में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब तो दिवाली पर गणेश जी भी छोटी आंख वाले आने लगे। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे इशारा चीन से बनी जो मूर्तियां हैं और वो जो जिस तरह से दिवाली के आसपास बहुतायत नज़र आती है बाज़ार में, उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी। और यहाँ तक कहा था, व्यापारियों का आह्वान किया था कि वो शपथ लें कि चाहे जितना नुकसान हो जाए वो विदेशी सामान नहीं बेचेंगे। अब जाहिर है विदेशी सामान से जो मसला है, जो इशारा है, वो सिर्फ चीन की ओर था। पर सवाल ये है कि क्या चीन से सामान अपने आप उड़कर चला आता है या उसकी कोई प्रक्रिया है? मसलन सरकार आयात का लाइसेंस देती होगी, बहुत सारे क्लियरेंस देती होगी, तब जो वहाँ से सामान आता है आयात होकर वो छोटे छोटे कस्बों और शहरों के बाज़ार तक पहुँचता है। ऐसी कोई विधि नहीं है कि चीन से छोटी आँख वाले गणेश जी उड़ें और यहाँ पर नोएडा के किसी बाज़ार में, किसी दुकान में अपने आप प्रकट हो जाएं। जाहिर है इसमें भारत सरकार की एक बड़ी भूमिका है और वो भूमिका ये बताती है कि भारत और चीन के बीच दरअसल व्यापार ज़बरदस्त ढंग से बढ़ चुका है। ये अलग बात है कि ज़्यादा फ़ायदा चीन को हो रहा है। तो भारत और चीन के व्यापार पर आप नज़र डालिए। 2024-25 में जो आंकड़ा है भारत चीन व्यापार का, वो 130 बिलियन डॉलर है। बिलियन यानी अरब, 130 अरब डॉलर, और इसमें भारत को 85 बिलियन का डॉलर का घाटा हो रहा है, व्यापार घाटा। वजह इसकी यही होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान आयात करते हैं चीन से, जबकि चीन को निर्यात करने वाले सामान की सूची काफ़ी छोटी है। तो जब आपका
आयात ज़्यादा होगा और निर्यात कम होगा तो व्यापार घाटा आपको होगा। और भारत इस समय ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स में काफ़ी निर्भर है। फार्मास्यूटिकल्स यानी जो दवा उद्योग है, जो दवाएं बनती हैं, उनकी जो सामग्री है, उनको बनाने का रॉ मटेरियल जो है, कच्चा माल कह लीजिए, वो बहुत बड़ी तादाद में चीन से आता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल वगैरह के बारे में आप जानते ही हैं कि किस तरह से भारत में जो असेंबल होता है वो चीन से ही ज़्यादातर आता है। तो चीन पर निर्भरता हाल के दिनों में लगातार बढ़ी है। हालांकि भाषणों में ये बात कही जा रही कि छोटे आँख वाले गणेश जी भारत के बाज़ार में चले आए हैं। हाल ही में एक बड़ी गंभीर घटना ये हुई कि एप्पल की जो भारत में आईफोन निर्माण की जो योजना है उसको झटका इसलिए लगा कि दक्षिण भारत स्थित फॉक्सकॉन के प्लांट से सैकड़ों चीनी इंजीनियरों और टेक्नीशियंस को चीन ने अचानक वापस बुला लिया। ये एक झटका है जो शायद जानबूझकर भारत को दिया गया है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि भारत चीन को खुलेआम कोई चुनौती क्यों नहीं देता। यहाँ तक कि लाल आँख की बात करने वाले पीएम मोदी भी चीन का नाम लेकर कुछ नहीं बोलते। हद तो यह है कि 2020 में गलवान में जो झड़प हुई उसके बाद भी जिस तरह से पंगांग त्सो और डेप्सांग में बफर जोन बनाए गए, भारत की गश्त को सीमित किया गया, अक्साई चीन में 15 वर्ग किलोमीटर में 6 जगह पर सैन्य निर्माण हुआ, ये सब सैटेलाइट्स की तस्वीरों से पुष्ट है, अखबारों में छपा है कई जगह, हालांकि कम छपता है। इसके बाद भी कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं हुई। उल्टा 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कुछ ऐसा कहा जो न जाने कब तक सुना जाएगा, जिसकी गूंज सुनाई पड़ेगी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ना कोई घुसा है ना घुसा हुआ है। एक तरह से चीन को पूरी क्लीन चिट मिली। और ऐसे में जो भारत में ये हल्ला मच रहा था कि चीनी सैनिक भारतीय ज़मीन के अंदर आ गए हैं, उस पर चीन की ये प्रतिक्रिया वहाँ के अखबारों की रही, जो जाहिर है सरकार के कंट्रोल मीडिया है, उसमें यही कहा गया कि भाई भारत सरकार के प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं कि हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। जबकि सैटेलाइट तस्वीरें और स्थानीय नेताओं के बयान ये साफ कर रहे थे कि यथास्थिति में बदलाव आ गया है। गलवान में तो 20 भारतीय सैनिक मारे भी गए थे। इसके बावजूद सरकार इस सब को स्वीकार करने से बचती रही। और ये जो भ्रमित विदेश नीति है उसका आलम ये हो गया है कि ज़्यादातर पड़ोसी देश भारत के आज चीन के पाले में चले गए हैं। ज़रा ये नक्शा देखिए, ये दक्षिण एशिया का नक्शा है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। और इसमें एक चीज़ खास नज़र आ रही, कुछ बंदरगाह हैं, जैसे ग्वादर बंदरगाह यहाँ पर पाकिस्तान में। इसके अलावा श्रीलंका का ये हम्बनटोटा बंदरगाह, इसके अलावा म्यांमार का क्याऊ कप्पू ये एक बंदरगाह है, और बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह। ये सारे बंदरगाह इस समय चीन के हवाले हैं। ये बात बड़ी अजीब है। ग्वादर बंदरगाह तो जो CPEC है, यानी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां पर चीन से सीधे सामान यहां पर आएगा उसके कॉरिडोर में। और चीन को जो अब तक घूम के आना पड़ता था, यानी यहां से तमाम समुद्री रास्ते से इधर तब मध्य एशिया और यूरोप की ओर, अब वो सीधे यहाँ से आएगा सीपेक के ज़रिए, और यहाँ पर बंदरगाह से वो निकलेगा और उसका 12,000 किलोमीटर की जो उसका लंबाई है उसके सफ़र की वो कम हो जाएगी। इसके अलावा श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह है, उसे 99 साल की लीज़ पर चीन ने हासिल कर लिया है। चटगांव, बांग्लादेश का जो चटगांव बंदरगाह है, यहाँ पर भी चीन निवेश कर रहा है, और म्यांमार पर भी उसको काफ़ी एक तरह से नियंत्रण मिल चुका है। तो भारत के चारों ओर जो तमाम बंदरगाह हैं वहाँ पर वो अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। और इस रणनीति का मकसद भारत की जो समुद्री पहुँच है उसको सीमित करना है, और हिंद महासागर में, ये जो हिंद महासागर है, इसमें अपना प्रभुत्व स्थापित करना है। इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये कहा जाता है, ये रणनीति कही जा रही है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। पर्ल्स माने मोती होता है। तो एक तरह से इन बंदरगाहों को मोती मानकर वो एक
रस्सी तैयार कर रहा है उन मोतियों को जोड़कर, जिसका मकसद भारत को घेरना है। इसके जवाब में भारत ने भी एक प्रतिक्रिया की है। नेकलेस ऑफ डायमंड्स रणनीति उसको कहा जा रहा है। मलेशिया, सिंगापुर और मालदीव जैसे देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कही जा रही है। ये रणनीति भारत के लिए लेकिन एक सामरिक चुनौती है। जवाब में भारत क्वाड में सक्रिय हुआ है, जो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक रणनीतिक गठबंधन है, जिसका मकसद चीन के प्रभुत्व को, खास तौर पर जो यहाँ पर हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र है, यहाँ रोकना है। वैसे भारत ब्रिक्स का भी सदस्य है, यानी रूस, चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, जिसमें शुरुआत में थे भारत के अलावा, इसीलिए उनको ब्रिक्स कहा जाता है, हर देश के नाम का पहला अक्षर जोड़कर। हालांकि अब उसमें कई और देश शामिल हो गए हैं, लेकिन उसमें चीन का प्रभुत्व भारत से बहुत ज़्यादा है। और चूंकि भारत क्वाड में है, तो इस वजह से एक थोड़ा सा संदेह भी भारत को लेकर जताया जा रहा है। हकीकत यह है कि भारत और चीन एक साथ ही आज़ाद हुए थे। 1947 में भारत को आज़ादी मिली और 1948 में चीन में क्रांति हुई। और पिछली सदी में, यानी जो 20वीं सदी गुजरी है, 1980 तक दोनों का विकास लगभग एक तरह हो रहा था। विकास के क्रम में, या कहिए कि जो उनकी जीडीपी थी, उसमें लगभग बराबर थे। 1962 के चीन युद्ध के समय से ही दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ गए थे। स्वाभाविक था, एक बड़ा धोखा दिया था चीन ने। लेकिन राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने इस बर्फ को पिघलाया था। और 1986-87 में जब ख़ास तौर पर सुमुदोरोंग चू घाटी में तनाव हुआ, तो उसके बाद 1988 में वे बीजिंग गए और वहाँ पर उन्होंने देन जियाओपिंग से मुलाकात की। ये देन जियाओपिंग है जिन्होंने कहा था कि बिल्ली काली है कि सफ़ेद, ये महत्व नहीं रखती अगर वो चूहा पकड़ती है। यानी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होने के बावजूद तमाम पूंजीवादी पद्धतियों को अपनाने से चीन ने हिचक नहीं दिखाई, और कैसे देश में पूंजी निर्माण हो, कैसे उत्पादन बढ़े, कैसे जीडीपी बढ़े, इस पर फोकस रखा। तो देन जियाओपिंग ने एक तरह से उस देश को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। और इस यात्रा के बाद दोनों के बीच सीमा विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाए, ऐसा समझौता हुआ और सीमा पर तनाव कम हुआ। 1990 में, 90 के दशक तक कहा जाए, यानी पूरी 20वीं सदी जब तक बाकी रही, तब तक ये समझौता प्रभावी रहा। ये बदलाव तब आया जब सन 2000 के दशक में अरुणाचल प्रदेश को चीन ने दक्षिणी तिब्बत कहना शुरू कर दिया और वहाँ से स्थितियां बदलने लगी। भारत में भी राजनीति बदल रही थी, चीन के खिलाफ काफ़ी हो हल्ला हो रहा था, उसका भी एक परिणाम हो सकता है। अभी 2025 में चीन ने अरुणाचल के कुछ हिस्सों में नए गांव बसाए हैं और सैन्य चौकियां भी बनाई हैं, जिसे कार्टोग्राफिक आक्रामकता कहा गया है। ये भारत की संप्रभुता को चुनौती है, लेकिन भारत की ओर से कोई कड़ा जवाब नहीं दिया जा रहा। चीन ने पिछले कुछ दशकों में अभूतपूर्व तरक्की की है और इसी दौर में भारत ने मंदिर मस्जिद विवाद और सांप्रदायिक राजनीति का उत्कर्ष देखा है। आज़ादी के बाद हुई तमाम वैज्ञानिक उपलब्धियों को एक तरह से कहा जाए गंवा दिया है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि चीन ने इसी दौर में टेक्नोलॉजी में अपनी बहुत ज़बरदस्त बढ़त बना ली है, यहाँ तक कि उसने कृत्रिम सूरज तक बना लिया है। चीन के तमाम विश्वविद्यालय शोध और अनुसंधान के लिहाज से इस समय विश्व रैंकिंग में जगह बना रहे हैं, जबकि भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की लगभग हर साल उपाधि पाने वाले सरकार की ओर से जो विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसे देश के बड़े हिस्से में देशद्रोही प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित कर दिया गया है। चीन को लेकर मोदी सरकार का ये भ्रम अनायास नहीं है, ये भ्रम भारत के वर्तमान और भविष्य को लेकर पैदा हुए भ्रम से ही निकला है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सच बताने का हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.